वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज हो गई है 5 मई 2020 और लगाते हैं टेस्ट नंबर 313। 313वां टेस्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स समसामयिकी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, और जिसकी एक्सप्लेनेशन है बड़ी बड़ी वो मुख्य परीक्षा में भी आपको काम आएंगी। तो अच्छे से इसका रिविज़न कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न, विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर सवाल है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः फिनलैंड और डेनमार्क हैं। क्या इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है और नॉर्थ कोरिया की हालत सबसे ख़राब है, मतलब सबसे निचले स्थान पर है। तो देखिए, इस सूचकांक में पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, पहला वाला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि भारत की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेहतर है, क्योंकि भारत है 142 पर, पाकिस्तान 145 और बांग्लादेश 151 पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो देखिए, इस सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान खिसक कर 142वें नंबर पर पहुंच गया, यानी पहले होगा 140 पर। वहीं पाकिस्तान को 3 का नुकसान हुआ और पाकिस्तान 145 पर है, यानी भारत से ख़राब स्थिति में। बांग्लादेश को भी नुकसान हुआ है और वो पहुंचा है 151 पर, तो दोनों की स्थिति भारत से ख़राब है। इस सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर उत्तरी कोरिया है, 180वें स्थान पर। किसके कारण है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जेमिनी राय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, जेमिनी राय 20वीं सदी भारतीय कला के सबसे आरंभिक और सबसे उल्लेखनीय आधुनिकतावादी थे। जेमिनी ने किसानों, कलाकारों और बेहद मर्यादापूर्ण ग्रामीण महिलाओं, आदिवासियों का चित्रण किया है। 1920 के बाद से विधा के सार की उनकी खोज ने उन्हें नाटकीय रूप से अलग विजुअल शैली के साथ प्रयोग करने का अवसर दिया। तो करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट जेमिनी राय के संदर्भ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। क्यों पूछा गया है सवाल, देखिए, जेमिनी राय के संदर्भ में सारे के सारे कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने वर्चुअल टूर के माध्यम से पथ प्रदर्शक कलाकार जेमिनी राय को उनकी 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो हाल ही में इनकी जयंती थी 133वीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोलावरम परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर बांध बनाया जाना परिकल्पित है। पोलावरम परियोजना को वर्ष 2014 में सरकार ने एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इस परियोजना में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत गोदावरी महानदी को जोड़ने को कार्यान्वित किया जाएगा। एक एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कहाँ एग्जामिनर उंगली कर सकता है इस स्टेटमेंट में। देखिए, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि गोदावरी कृष्णा है, ये गोदावरी महानदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। तो देखिए, इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर बांध बनाया जाना परिकल्पित है। पोलावरम परियोजना को वर्ष 2014 में सरकार ने एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इसमें बांध की अधिकतम ऊंचाई 48 मीटर निर्धारित की गई है। इस परियोजना से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और परियोजना के अंतर्गत आसपास के 540 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना में नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत गोदावरी कृष्णा को जोड़ने को कार्यान्वित किया जाएगा, न कि गोदावरी महानदी। इस परियोजना में कृष्णा नदी को गोदावरी नदी के अधिशेष जल के 80 TAMC भाग को अंतरित करने का उल्लेख है, जिसे GWDT पंचाट निर्णय के अनुसार आंध्र प्रदेश द्वारा 45 TMC और कर्नाटक महाराष्ट्र राज्यों द्वारा 35 TMC के अनुपात में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बांटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एन्सेफेलाइटिस वास्तव में मानव मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है और यह बीमारी शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तो एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क से जुड़ी है या फिर यकृत या लंग से जुड़ी है,
या हार्ट से जुड़ी है? देखिए मस्तिष्क से सही जुड़ी है और बिल्कुल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो एंसेफेलाइटिस वास्तव में मानव मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है। हमारे मस्तिष्क में लाखों कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। इनके सहारे शरीर के जो अंग है वो काम करते हैं। इन कोशिकाओं में सूजन या कोई अन्य दिक्कत आ जाती है तो इसे ही एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहा जाता है। यह बीमारी शरीर के मुख्य नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। बहुत ज़्यादा गर्मी एवं नमी के मौसम में एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के फैलने की रफ्तार बढ़ जाती है। इस मौसम में इसकी तीव्रता भी काफ़ी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्टेमिस मिशन 2020 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला एक पुरुष को चांद पर उतारने का लक्ष्य है और यह जो मिशन है वो इसरो का है। कौन सा करेक्ट है इसमें? आर्टेमिस मिशन चांद पर उतारेंगे या मंगल पर उतारेंगे? एक पुरुष एक महिला है या दोनों पुरुष हैं दोनों महिलाएं हैं? देखिए एक पुरुष एक महिला है, ये तो सही है। 2024 में जाएगा ये मिशन और चांद पर ही जाएगा, इसलिए करेक्ट है पहला। इसरो का नहीं है ये नासा का है। तो केवल दो यहाँ पर, केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला एक पुरुष को चांद पर उतारने का लक्ष्य रहा है। नासा ने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले लैंडर के डिजाइन और निर्माण के लिए 3 कंपनियों का चयन किया है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। नासा ने चांद पर मानव लैंडिंग सिस्टम के निर्माण के लिए अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स, एक कंपनी तो हो गई स्पेस एक्स, और दूसरी है ब्लू ओरिजिन और तीसरी है डायनाटिक्स। इनमें से 2 कंपनियां प्रमुख अरबपति एलन मस्क और जेफ बेजोस की हैं। ये तीनों कंपनियां नासा के मिशन के लिए मानव लैंडिंग सिस्टम को डिज़ाइन और विकसित करेंगी। प्रारंभिक डिज़ाइन विकास कार्य के लिए 10 महीनों में तीनों कंपनियों को लगभग 16,405 करोड़ रुपए का भुगतान किया। क्वेश्चन नंबर 6 है जब कोई धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी के पास से गुजरता है तब वह अपने छोटे छोटे कंकड़ में धूल मिट्टी भारी मात्रा में छोड़ जाता है और पृथ्वी छोड़े गए इस मलबे के बीच से होकर गुजरती है तो उल्काएं जलकर आतिश के समान नजर आती हैं। खगोल विज्ञान की दृष्टि में ये खगोलीय घटना क्या कहलाती है? सरस्वती सुपर क्लस्टर, एंड्रोमेडा या उल्कापिंड? देखिए ये दोनों तो हो नहीं सकता ना। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है एक, सरस्वती सुपर क्लस्टर सबसे बड़ा क्लस्टर, उल्का वृष्टि ये चीज़ कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए धूमकेतु द्वारा पृथ्वी की राह में छोड़े गए मलबे के कारण उल्काओं की जलने की घटना होती है और जब कोई धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाते समय भटक जाता है और धरती के पास से गुजरता है तब वह अपने पीछे जो है छोटे छोटे कंकड़ धूल मिट्टी के कण भारी मात्रा में छोड़ता है। पृथ्वी छोड़े गए इस मलबे के संपर्क में जब आती है, मतलब बीच से गुजरती है, तो उल्काएं जलकर जो है आतिश के समान नजर आती हैं। खगोलीय विज्ञान की दृष्टि में यह घटना उल्कावृष्टि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आयुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आयुष से तात्पर्य दवाओं की आयुर्वेद, योग, प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणाली से है। इस क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जयपुर, कानपुर, कन्नूर, करनाल, कोलकाता और नागपुर इत्यादि आयुष के प्रमुख क्लस्टर हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ गलत पहचानना है, तो गलत तो कोई है नहीं, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, ये सारे के सारे सही हैं। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। आयुष से तात्पर्य दवाओं की आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी प्रणाली से है। आयुष के प्रमुख क्लस्टर अहमदाबाद में, हुबली, त्रिशूर, सोलन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कन्नूर, करनाल, कोलकाता और नागपुर में है। क्या हैं चुनौतियाँ आयुष के लिए? इस क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें असंगठित क्षेत्र, विनिर्माण संबंधी अच्छे चलन की कमी, गुणवत्ता प्रणाली, परीक्षण आदि, पारंपरिक विपणन पद्धति, निर्यात के लिए छोटे अवसर और प्रचार कार्यक्रमों और सहायता की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ल्यूकेमिया जो है वो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया ब्लड में होने वाला एक कैंसर है जो ब्लड सेल्स की कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है।
ल्यूकेमिया जो है वो WBC को ही प्रभावित करता है। हाल ही में बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार इरफान खान की इसी कैंसर के कारण मृत्यु हो गई और किसी हाई लेवल के रेडिएशन और बेंजीन जैसे केमिकल के एक्सपोज़र में आने के बाद भी ल्यूकेमिया कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। देखिए 4 यहाँ पर स्टेटमेंट है, इनमें से 3 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है, बताइए कौन सा है। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ब्लड में होने वाला कैंसर है, ब्लड कैंसर है, जो ब्लड सेल्स की कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है, करेक्ट है। और ल्यूकेमिया जो है WBC को ही प्रभावित करता है, ये भी करेक्ट है। किसी हाई लेवल के रेडिएशन में और बेंजीन जैसे केमिकल के एक्सपोजर में आने के बाद ये कैंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि इरफान खान की तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण मृत्यु हुई थी ना हाल ही में। बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार अभी हाल ही में ऋषि कपूर जी का इस कैंसर के कारण निधन हुआ है, तो सी गलत है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ कथन सी असत्य है, क्योंकि इरफान खान की मृत्यु हाल ही में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से हुई थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया कैंसर से पीड़ित थे वो, और इस बीमारी के कारण वो दुनिया से अलविदा कह गए। अब बात करते हैं ल्यूकेमिया क्या है। ल्यूकेमिया एक खतरनाक कैंसर है। ल्यूकेमिया ब्लड में होने वाला ऐसा कैंसर है जो ब्लड सेल्स की कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। वैसे तो शरीर में रेड प्लस ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स ही पाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा प्लेटलेट्स भी मौजूद होती है ना, जो ब्लड सेल्स को मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर डॉक्टरों की माने तो ल्यूकेमिया विशेष रूप से WBC को ही प्रभावित करता है। यही वजह है कि ल्यूकेमिया कैंसर की चपेट में आने वाले इंसान की जो WBC है इस कैंसर का निशाना बनती है, और इंसान का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो वह मर जाता है। अब देखिए बात करते हैं इम्यून सिस्टम को कैसे तोड़ता है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया कैंसर WBC को ही प्रभावित करता है। WBC सेल पूरी बॉडी की इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा हिस्सा है। इम्यून सिस्टम हमें कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और संक्रमण से बचाने का काम करता है। वहीं ल्यूकेमिया की चपेट में आने के बाद इंसान के शरीर की WBC ठीक तरह से काम नहीं कर पाती और उसका इम्यून सिस्टम बुरी तरह कमज़ोर हो जाता है। और फिर क्या होता है, यह सामान्य कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने लगती है। ये संक्रमण जब कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो इसके कारण इंसान को कई अन्य प्रकार की बीमारियां भी बड़े आसानी से अपना शिकार बना लेती हैं। अगर बात करें इसके जोखिम की, तो इसके जोखिम के कारक क्या हो सकते हैं। देखिए ल्यूकेमिया ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है। इसके साथ साथ स्मोकिंग करने के कारण भी ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ जाता है, यानी शराब, स्मोकिंग मतलब देखा जाए तो बीड़ी, सिगरेट वगैरह। वहीं अन्य रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, मतलब जो किसी कैंसर के इलाज के दौरान भी हो सकता है। किसी हाई लेवल का रेडिएशन और बेंजीन जैसे केमिकल के एक्सपोजर में आने के बाद भी ल्यूकेमिया कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। अब देखिए ल्यूकेमिया कैंसर किसी को है, उसके लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं। अत्यधिक पसीना आना, विशेष रूप से रात में आएगा। थकान और कमजोरी जो आराम करने से भी दूर नहीं होगी, और ऐसे ही वज़न कम हो जाना शरीर का। हड्डियों में दर्द होना और कमजोरी होना। दर्द रहित सूजन विशेषकर गर्दन में और बगल में। लीवर और स्प्लीन का बढ़ना, त्वचा पर लाल धब्बे, बुखार या ठंड लगना, और बार बार ऐसे ही कोई ना कोई संक्रमण हो जाना। अब देखिए क्या इसका इलाज संभव है, कैसे होता है इसका इलाज। तो ल्यूकेमिया का इलाज कई प्रकार से किया जाता है। इसके इलाज की प्रक्रिया ऐसे डॉक्टरों के द्वारा संपन्न होती है जो ब्लड डिसऑर्डर और कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है, और बायोलॉजिकल या इम्यून थेरेपी का सहारा लिया जाता है इसमें। इन्हें अपनाते हुए किसी भी प्रकार के लिए कमियों को ठीक करने की हर संभव कोशिश की जाती है, और कुछ मरीज इससे बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। जैसे WWE के रेसलर, नाम क्या है उनका, रोमन रेंस, को ल्यूकेमिया कैंसर हुआ था, जो इलाज के बाद ठीक हो गए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 9। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित अतुल्य क्या है। क्या है अतुल्य? कोई माइक्रोवेव स्टरलाइज़र है, कोई जैविक सैनिटाइज़र है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसानों को कृषि संबंधित लाभ पहुंचाती है,
या कोई और मोबाइल एप्लीकेशन है जो 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों को घरेलू शिक्षा प्रदान करती है? तो ये है, देखिए, कोविड-19 वायरस को विघटित करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइज़र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समर्थित एक मानद विश्वविद्यालय, नाम क्या है उसका, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइज़र का विकास किया है, जिसमें वायरस 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदीकारी ऊष्मा द्वारा विघटित हो जाते हैं। इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं नाम लेकर कि अतुल्य क्या है, या फिर अगला जो प्रश्न आने वाला है कि इंजॉनिटी और परसेवरेंस क्या हैं। देखिए, हाल ही में समाचारों में रहे 2 पद, इंजॉनिटी और परसेवरेंस हैं क्या? तो क्या है ये? मंगल ग्रह पर जाने वाले नासा के हेलीकॉप्टर और रोवर हैं क्या? कोविड-19 के संक्रमण की सभी स्टेज को ख़त्म करने वाली कोई वैक्सीन है क्या? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पहले लैंडर और रोवर हैं, या फिर गोल्डीलॉक्स जोन में मिले बर्फ से ढके 2 उल्का पिंड हैं क्या? क्या है? क्या है इंजॉनिटी और परसेवरेंस? ये है मंगल ग्रह पर जाने वाले नासा के हेलीकॉप्टर और रोवर, जो जाएंगे अभी जुलाई 2020 में, और पहुंचेंगे कब? फरवरी 2021 में। तो देखिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर को अब नाम मिल गया है। इसका श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की वनीजा रूपाणी को मिला है। और यांत्रिक ऊर्जा और प्रणोदक प्रणाली से युक्त नासा के मंगल हेलीकॉप्टर को आधिकारिक रूप से नामकरण के बाद अब इंजॉनिटी कहा जाएगा। तो इंजॉनिटी क्या है? एक मंगल हेलीकॉप्टर है नासा का, जो कहाँ जाएगा? मंगल ग्रह पर जाएगा। तो नासा ने अब जाएगा कैसे? खुद से उड़ कर तो जाएगा नहीं, किसी ना किसी टैक्सी से जाएगा ना। अंतरिक्ष टैक्सी कौन बनी हुई है आजकल? बोइंग कंपनी, स्पेस एक्स कंपनी। तो देखिए, नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि उसके अगले रोवर का नाम परसेवरेंस होगा, जो 7वीं कक्षा के छात्र एलेक्जेंडर मैथस के निबंध पर आधारित है। तो यहाँ पर जो इंजॉनिटी है वो क्या है? एक मंगल पर जाने वाला हेलीकॉप्टर है। और जो परसेवरेंस है वो क्या है? एक रोवर है, मंगल का रोवर। रोवर क्या करते हैं? सतह पर उतर के चलते हैं ना। तो देखिए, इंजॉनिटी और परसेवरेंस के जुलाई 2020 में प्रक्षेपण का कार्यक्रम है, और अगले साल ये फरवरी 2021 में मंगल के जेजेरो गड्ढे में उतरेंगे, जो 3.5 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई एक झील का स्थान है। नासा ने कहा है कि रोवर परसेवरेंस जहां मंगल के नमूने एकत्रित करेगा, वहीं हेलीकॉप्टर इंजॉनिटी वहां उड़ने की कोशिश करेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह भविष्य के मंगल अन्वेषण अभियानों में हवाई कार्यक्रम को जोड़ेगा। कितनी दूर है यहाँ से मंगल? 337.5 मिलियन किलोमीटर। तो देखिए, ये 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी सिविल सेवा के लिए इस तरह के प्रश्न। इंजॉनिटी और परसेवरेंस है क्या? तो मंगल ग्रह पर जाने वाले नासा के हेलीकॉप्टर है इंजॉनिटी, और रोवर है परसेवरेंस। धन्यवाद।